हमारा जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था ना, वो पता नहीं सोने का मोर बन जाता है ना, तो वह चिड़िया भी खो दी। लोगों को इसका पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है कि ये योजना है क्या। हड़ताल करना, हंगामा करना, ये योजना मेरी तरफ से इसलिए ठीक है, ये जो लुटेरों का जो एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर जो लुटेरे हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें हमारे हरियाणा के अंदर भी है जो लुटेरे काम करते। तो अभी चाहे कोई भी अपने भाषण करो, कांग्रेस कौन सी, कांग्रेस के अंदर अपना हर आदमी का मलाई हुआ है। मैं आपको मलाई वाली बात बता रहा हूँ, हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है कांग्रेस में। दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार, मेरे सहयोगी खेटू कुमार के साथ ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार आपको जानकारी है, हमारी टीम लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर सर्वे कर रही है। क्या कुछ जिस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पाते हो दोस्तों। तो उसी कड़ी में आज गांव देवावास के अंदर हम मौजूद हैं, जो इस विधानसभा का इस बेल्ट का लास्ट गांव मेरी जानकारी में है। इससे आगे लोहारू हल्का शुरू हो जाता है, गांव काड़ोद गुड्डा ये गांव आगे आने शुरू हो जाते हैं। इस बेल्ट का तोशाम विधानसभा क्षेत्र का लास्ट गांव है देवावास। हमारे साथ सरपंच साहब भी गांव के मौजूद हैं, कुछ और अजीज आदमी, कुछ युवा कुछ मौजूद हैं, उनसे सारी जानकारी लेंगे। क्या कुछ चुनावी माहौल 2024 के लिए इस गांव ने बना रखा है, किस प्रकार का मूड, किस प्रकार की जनता यहां 2024 के लिए चुनाव करती है, ये सारी चीज़ें एक बार जानकारी लेते हैं। पीछे की जो सरकार हाल फिलहाल में चल रही है और पीछे की जो खट्टर सरकार अकेली आई थी 2014 से 2019 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, उसके अंतर्गत कितने काम काज इस गाँव के हुए थे, और उनसे पीछे हुड्डा साहब की, चौटाला साहब की, उन सरकारों में कितना क्या काम काज हुआ, उन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरपंच साहब से ही। सरपंच साहब राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सरकार से कैसे खुश हो? सीधी सीधी सिंपल पहली बात मेरी यही है सर, सरकार से आप कितने खुश हो? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, पूरे देश में तो है ही है, वर्ल्ड में भी जो है भारत का नाम हुआ है। और आम आदमी को, गरीब मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार, सब आदमियों को इसका बराबर का हक मिला है। किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं है। और जो भ्रष्टाचार हमारे हिंदुस्तान में था, उस भ्रष्टाचार के ऊपर 100% तो नहीं, 75% अंकुश लगा है, इसमें कोई शक नहीं। पहले कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हो, पहले कांग्रेस ने अच्छा खासा देश पर राज किया है, उसके बारे में आप कह रहे हो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ क्या? अगर कांग्रेस अपना काम करती तो 70 साल में हमारे हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। हमारे पंडित नेहरू से लेकर के अब तक अगर ये अपना काम करती कांग्रेस, तो पता नहीं हमारा जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था ना, वो पता नहीं सोने का मोर बन जाता है ना, तो वह चिड़िया भी खो दी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद में, और ख़ासकर हरियाणा के अंदर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जबकि मेरा कोई वास्ता नहीं है उसके साथ, वो एक ईमानदार और अच्छी छवि का मुख्यमंत्री हुआ है अभी तक। या उससे पहले हमारे हरियाणा के अंदर 2 ही मुख्यमंत्री अच्छे हुए हैं, चौधरी बंशीलाल और चौधरी देवीलाल। तीसरा जो अभी मुख्यमंत्री हालात में हुआ है, ये जो है ना मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत ईमानदार और अच्छी छवि का बंदा है। और जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर अंडा भट्टी और सफ़ेद कुर्ते पजामा वाले, पर्ची खर्ची और चमचागिरी करने वाले थे, उनको सबको दूर कर दिए। और ये एक गरीब आदमी का बच्चा हो, चाहे एक अमीर का बच्चा हो, लेकिन उनको अगर परीक्षा में अगर कोई नंबर है तो घपलाबाजी करने की जरूरत नहीं, उस बच्चे का नंबर पड़ेगा। नहीं तो ये सफ़ेद पोस्ट कभी किसी का नंबर पढ़ने ही नहीं दिया था, अपनी पर्ची और जेब में पैसा। तीसरी बात, हमारा गांव तोशाम हल्के का लास्ट गांव है। हमारा गांव हमेशा आर्य समाज गांव रहा है। इस सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार से पहले सरकारों ने भट्ठा बटा दिया वोट की, और इनके चक्कर में जगह जगह शराब का ऐसा वातावरण गांव का खराब करा, अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये ठीक होया मामूली सा। तो हम तो बीजेपी सरकार से कूद हैं, जबकि मैं बीजेपी का वोटर नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैं तो एक फौजी आदमी हूँ। हम तो जो है 2014 में पहला वोट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से डाला था हमने। उसके बाद में भी आगे आने वाले में अभी हमारा एक विधायक है
शशि रंजन परमार है, जो कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में हार गया, लेकिन उस बंदे की इतनी अच्छी छवि है कि पूरे विधानसभा तोशाम के हलके के अंदर जो भी काम है, चाहे गरीब का हो, चाहे किसी किसान का हो, मजदूर का, उसकी आवाज़ उठाता है। और हम तो ऐसे हारे हुए विधायक का भी धन्यवाद करते हैं जो कि बीजेपी से विलोम करते हैं। चलिए, एक सवाल मेरा रहेगा सर, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी से रिटायरमेंट हैं, आर्मी के लिए कितना ज़्यादा मोदी सरकार ने किया है, लेकिन एक पॉलिसी बहुत दुख जो युवाओं को देती रही है। एक पॉलिसी आई थी, मोदी सरकार लेकर के आई, केंद्र सरकार लेकर के आई, अग्निपथ योजना, जिसमें भर्ती होंगे 4 साल के लिए युवा, और कुछ उम्र का भी वहीं कुछ मतलब बच्चों की ज़्यादा उम्रें निकली भी उसमें। उसके अंदर आप क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसने आर्मी के जितने भी 28 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों, चाहे वर्तमान सैनिकों, उनके लिए अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ अधूरा काम है जो अभी शायद होगा पूरा। रही बात अग्निपथ योजना, सबसे पहले तो लोगों को इसका पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है कि ये योजना है क्या। हड़ताल करना, हंगामा करना, ये योजना मेरी तरफ से इसलिए ठीक है कि जितनी भी करीब है, हमारे को फौज के अंदर वही जवान चाहिए जो बिल्कुल चारों तरफ से टप हो। 4 साल के अंदर इनको भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई टप बच्चा है, दिमाग से, शारीरिक से, सब चाहें से फिट है, तो उसको 75%, 50% वो क्यों नहीं अगले में उसमें परमानेंट में जाएगा? क्या शक क्या है? और जिसको नौकरी नहीं करनी है, जो मकरा है, और वो आ जाएगा अपने घर में। ये तो अग्निपथ योजना का तो कोई खास मेरे ख्याल में तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं सर, बिहार में, यूपी साइड बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ। इसका विरोध इसलिए हुआ था कि लोगों को पता नहीं है। लोगों को जब तक किसी चीज़ का ज्ञान ग्राउंड पर नहीं होगा, नंबर 1 तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले पुराने ज़माने में जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज होता था तो 3 ही कौम लेते थे, राजपूत, जाट और सरदार, सिख, जिनको मार्शल कौम बोलते थे, और लोगों को ज़बरदस्ती उनको भर्ती करते थे। कोई भर्ती नहीं होना चाहता। बाकी मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूँगा, वो तो भर्ती ही नहीं होते। ये तो कौम ही 3 है जो देश की सेवा करती है, जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वही जाते हैं। चलिए, एक चीज़ और बताइए, आपने कहा बिल्कुल जो किसान का, मजदूर का लड़का, एक मिडिल फैमिली से जो बच्चा आता है वो आर्मी के लिए जाता है, लेकिन सर एक और उन बच्चों को, युवाओं को एक दुख हो रहा है कि हमने 4-4, 5-5 साल इस नौकरी के लिए मेहनत करी, लेकिन ये नौकरी कहीं ना कहीं 4 साल की छोड़ दी। नहीं, 4 साल की नौकरी के लिए मेहनत करी, वो अगर नौजवान अगर भर्ती होता है और वो अच्छी मेहनत करता है तो पहली पंक्ति के अंदर क्यों नहीं आता? वो ये क्यों सोच रहा है कि तेरे को 4 साल में कोई निकालेगा कोई नहीं है। अगर वो टप बंदा है, चारों तरफ से फिट है, तो वो रहेगा परमानेंट, उसकी मर्जी है। वो जितनी नौकरी करना चाहता है, 15 साल से लेकर के 28 साल तक, और फौज के अंदर उसके लिए काफ़ी जगह है, उसके लिए काम करने के लिए, उसके लिए तो सुनहरा मौका है। अपना फिजिकल, अपना शारीरिक तौर के ऊपर सारी चीज़ों को दिखाओ। वो अपना टैलेंट है तो ठीक है। और अगर वो करना ही नहीं चाहता, वो भर्ती होने से पहले हंगामा करना चाहता, तो कौन सी सर्विस करेगा? सर्विस करना, आर्मी की सर्विस करना आसान काम नहीं है। मैं आपको 3 ही चीज़ों का नाम क्यों दिया था, ये अंग्रेज़ों ने नाम दिया था। मार्शल कौम के नाम से पहचाना जाता है, जैसे जाट लगा दिया, राजपूत लगा दिया, सिख लगा दिया। इन 3 ही ऐसी जातियां थी जिनको अंग्रेज़ भर्ती करते थे, देश की सेवा करते थे, और ये मरने मारने के लिए तैयार रहने वाली कौमें थी। लेकिन सर जो मोदी सरकार है उसने एक चीज़ और करी, जिस प्रकार इस योजना का शुरुआत में पहले दिन जब ऐलान हुआ उस समय 25% रखने की बात हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं 50% पर ले आइए, क्या कारण हुआ? मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एक सरकार की पॉलिसी थी कि अच्छे जवान देश की सेवा करें, जिनका टफ फिजिकल हो, क्योंकि सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारी आर्मी आती है, दूसरे नंबर पर अर्धसैनिक बल आते हैं, जैसे BSF होगी, CISF होगी, CRPF होगी, ITBP वगैरह होगी। तो अगर वो जवान वहाँ पर फिट नहीं होते हैं, अगर वहाँ से निकलते हैं, तो इनमें जाओ ना, वो 59 साल तक अपनी नौकरी करो BSF वगैरह के अंदर। वहाँ पर तो सिर्फ इन्फेंट्री के अंदर, आर्मी के अंदर अगर जो नौकरी करेगा, 15 साल अगर एक सिपाही नौकरी करता है, तो सिपाही को लोहे के चने चबाने जैसा काम होता है।
वो बाणिये की दुकान नहीं है कि घूम आए जो बकरी भेड़ की तरह गया आ गया, वो नहीं है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जो सोच विचार करने वालों का तो एक नंबर का फैसला है। चलिए एक सवाल और है सर मेरा आपसे। जिस प्रकार पहले ये पुलिस हुआ करती थी 100 के 100% वहाँ बच्चे रखे जाया करते थे, क्या उनमें से ऐसे बच्चे भी हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं असफल रहा करते थे? उनमें से कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होते थे, असफल रहते थे, उनको कैटेगरी वगैरह कर देते, हमारे देश के ऊपर वजन हो जाता था। उसके बाद में कुछ कमज़ोर थे, उनको दूसरा ट्रेड का काम करते थे। जब आर्मी में लड़ाई में अगर देश की रक्षा के लिए चाहिए तो चारों कानी चौकन्ना होकर के जो अच्छे से अच्छा फिजिकल वाला दिमाग वाला बंदा होगा वही काम करेगा। जो आप बताओ माइनस टेम्परेचर में और प्लस टेम्परेचर के अंदर कमज़ोर आदमी वहाँ काम नहीं कर सकता। ग्लेशियर जैसी जगह पर है, राजस्थान के अंदर तपती धूप जैसी जगह है, ऐसे तो आम कमज़ोर आदमी तो काम ही नहीं करेगा। और जो काम करना चाहता है उसको 50% नहीं करिए अग्निवीर, इसके अंदर 100% भी आप रहिए। कौन रोक रहा है? कोई निकाल थोड़ी रहा है उनको। जो टेस्ट पास नहीं करेगा और वो काम में नहीं करेगा तो उसको क्या करेंगे? उसको तो निकालना पड़ेगा। चलिए एक चीज़ और बताइए सर, आप इस बात से तो सहमत हैं कहीं ना कहीं 100% पहले बच्चे थे और वो कहीं ना कहीं आधे बच्चे जिसमें से असफल रहा करते थे उसमें से 10% और 15% जो घर के अंदर काम नहीं करते थे, निकम्मे थे, वो भाग जाते थे, भगोड़े हो जाते थे, सज़ा होती थी, वो नौकरी पहले भी नहीं करते थे। ये अग्निवीर से पहले भी ये कहानी थी कि वो बहुत ऐसे बच्चे थे जो डिस्चार्ज ले लेते थे, कोई बहानाबाजी करके ले लेते, नहीं करते थे। नौकरी करना हंसी खेल काम थोड़ा है। सेना की नौकरी करना कि चल पड़े वहाँ पर बस अपना 15 साल 20 साल करके आना, ना ना ना, 24 घंटे की नौकरी है और बिल्कुल टफ फिजिकल का लड़का जो है देश की सेवा करेगा। ये यहाँ जैसे अपना डी ग्रुप है, फलाना ग्रुप है, कलर का, यहाँ पर लोगों की लाइन है। और पहले ज़माने के अंदर भी थोड़ी नफरी ज़्यादा होने की वजह से होगी, नहीं तो लोग जो है मजबूत बच्चों को गाँव के अंदर आते थे, ज़बरदस्ती भर्ती करते थे। बिल्कुल सर। अब आप पूर्व सैनिक होने के नाते मैंने ये सवाल किए, अब थोड़ा सा राजनीति की तरफ रुख करते हैं सर। जिस प्रकार आप मोदी सरकार को ये सराहनीय काम बता रहे हैं, अब एक इंडिया नाम से गठबंधन तैयार हुआ देश के अंदर। मोदी सर को हराने के लिए वो गठबंधन कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, सभी विपक्षी पार्टियां, उसमें कई सारे विपक्षी दल तैयार हैं। क्या कुछ लगता है सर 2024 के चुनाव में? ये जो लुटेरों का जो एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर जो लुटेरे हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें हमारे हरियाणा के अंदर भी है। जो लुटेरे हैं ना, अगर मलाई खा लो, इनको इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नेता ऐसे बनते हैं कि देश की सेवा करते हैं, अपने पब्लिक की सेवा करते हैं, और कुछ नेता वो करते हैं कि हमारे को मलाई चाहिए, देश जाओ भाड़ में, राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ पूरा जो गठबंधन है उसको श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को समर्थन दे देना चाहिए। इसको तो यार बगैर इलेक्शन बैठा बना देना चाहिए प्रधानमंत्री, ऐसे अच्छे आदमी को इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। हरियाणा का भी जिक्र किया सर, हरियाणा में भी आपने कई कहे कि मतलब कौन सी लगती है सर ऐसी पार्टियां? हरियाणा के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा में जब चौधरी बंसीलाल था वो कांग्रेस अलग थी, वो यहाँ काम करते थे। देखो काम किया है चौधरी देवीलाल ने, अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी भजनलाल उसके बाद में आए, उसके बाद में अभी हमारे जो खट्टर साहब आए हैं ना, ये इनकी छवि जो है ना, ये बहुत ऊंचे लेवल की और साफ छवि का आदमी है, ईमानदार आदमी है। लेकिन अब ये जो लुटेरे हरियाणा में इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके जनता को, भोली भाली जनता को लूटने के चक्कर में अब ये प्रचार कर रहे कि भैया सरकार आ गई तो हम सब कुछ कर देंगे। सर, बिल्कुल नाम लेकर के बताएं, बिल्कुल आप पीछे नहीं हट रहे, नाम से बताएं। नाम लेके मैं बताऊं, कांग्रेस के अंदर ऐसे ऐसे लुटेरे हुए हैं। चौधरी बंसीलाल के बाद में, श्री सुरेंद्र के बाद में कोई संभालने वाला नहीं है, न कोई लेना न कोई देना। चाहे वो कांग्रेस ही है मेन पार्टी, तो और तो कोई पार्टी नहीं, ये तो लुटेरे हैं, जिसका जी करो इन उसके कंत ले जाएंगे। भाई जिसकी सरकार बनेगी उसमें ये गृह मंत्री बन जाएगा, कोई कुछ मंत्री बन जाएगा, बाकी मेन पार्टी दो हैं। कांग्रेस पहले ज़माने में मैंने आपको पहले बता दिया, अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो ये नौबत नहीं आती। हमारा जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा, जो बीज जो बोया था, ये कांग्रेस का बोया हुआ है, नहीं तो ये तो मुद्दा पहले ही सुलझ जाता अगर ये बीजेपी जैसी सरकार होती तो। एक सवाल और है सर, जिस प्रकार आप कांग्रेस की कह रहे हो कि
ये नौबत नहीं आती अगर पहले 70 साल अगर कांग्रेस ने राज नहीं किया होता। कांग्रेस ये कह रही है कि सर इस जो चाय वाले आप मुख्य प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, इसको अगर स्टेशन पे ही रोक लिया जाता तो ये सारी जो चीज़ें बेची जा रही हैं, रेल बेच दिए, हवाई जहाज के बेच दिए, ये सारी चीज़ें बिकती नहीं है। चलो, ये तो एक प्रोपगंडा करने का एक इनके पास साधन है। बेच की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का कहाँ जा रहा है, किसको दे रहा, कोई पाकिस्तान वालों को दे दी या कोई अमेरिका वालों को बेच दी, ये तो एक प्रोपगंडा है। ये एजेंसियां वो है कि जो आदमी सरकारी एजेंसी काम नहीं करेगी तो किसी प्राइवेट को टेका देंगे ताकि भारत का भविष्य उज्जवल हो। कहीं ना कहीं दो लोगों का तेजी से नाम वायरल हो रहा है सर, एक गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, दो नाम इस सरकार में कहीं ना कहीं ज़्यादा उछलते नजर आए। नहीं, गौतम अडानी मुकेश अंबानी तक तो हम नहीं जानते कि बहुत बड़े आदमी हैं, हम नहीं जानते उनको, लेकिन हम ये जानते वह हिंदुस्तानी हैं और बड़े व्यापार करते हैं, बड़ा उनका कारोबार है। उसके बाद मैं और नाम बता दूं आपको, जो टाटा है और भी ऐसे हैं जिनमें लोगों को रोज़गार मिल रहा है। यार ज़्यादा अगर मान ले बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो अपने गरीब आदमी को फ़ायदा होगी, क्या दिक्कत होगी। अब ये जितने बता रहे हैं कि वो भाज गए, लूट करके देश को भाज गए, वो तो बैचो इसने कांग्रेस ने पाड़ के बटा रखे थे, बीजेपी के नाम क्यों लगा रहे हैं, उनको पकड़ लेते पहले ही, आज के नहीं है। एक पेड़ है। एक सवाल और करता हूँ सर मैं, आप कहते हो पकड़ लेते, सरकार 2014 में जब मोदी सरकार बनी उस समय मोदी सरकार के कुछ ऐसे दावे थे कि काला धन भी वापसी आएगा, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भी आएंगे, कहीं ना कहीं वो क्या लगता है सर झूठ थे क्या वो? भाई वादा झूठा नहीं था। 15 लाख का वैसे ही लोगों फायदा हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। यारो समझे नहीं, तुम नगद गिनना चाहते हो क्या पैसे, और क्या आ गया कि नहीं आ गया। भाई हर आदमी को बराबर का अधिकार मिल गया। आपको पता है गरीब आदमी को 2-2 लीटर तेल काख में जोड़ा, यार राशन मिल रहा है, आराम से ठाठ हो रहे हैं, फसल का जो अगर कोई करता है उसकी कीमत ठीक हो रही है। आप मुझे ये बताओ, आज से 10 साल पहले कपास का भाव, सरसों का भाव और किसी भी चीज़ का आप भाव पूछिए। सर ये कह रहे हैं इतनी ज़्यादा महंगाई भी तो कर दी ना। महंगाई तो भाई देखो, ये अभी ये भी नाम लगाएंगे प्रधानमंत्री, जनसंख्या किसने ज़्यादा करी है इस देश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या खट्टर साहब का नाम लेंगे? नहीं। ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि सीमित परिवार हो, और सीमित परिवार अगर होगा, एजुकेशन अच्छी होगी तो इसमें कोई शक नहीं है देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। क्यों एक बच्चा 15 लाख क्यों नहीं दे दिए? मेरे गांव के अंदर कम से कम 40 ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली हैं जो आज तक का इतिहास है, जो खट्टर सरकार के अंदर जो ये नौकरियां मिली हैं। और कांग्रेस सरकार होती तो ऐसे चुनती, चाहे उसको ABCD आओ और चाहे मत आओ, 8-10 लाख रुपए जेब में डालो, मिठाई का डब्बा डालो, पर्ची उनकी जेब में डालो, नौकरी मिल जाएगी। मैं सर पीछे एक गांव में सर्वे कर रहा था 2-3 दिन पहले, उसमें ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी रिश्वत चलती है उतनी किसी भी सरकार में नहीं चली। हमने आज तक ग्राउंड के ऊपर बताता हूँ, मैं 7 साल के आसपास में पंचायती राज में रहा हूँ, मैं खुद सरपंच रहा हूँ। मैं 2014 में 31 अक्टूबर को मैं रिटायर होकर आया था। मेरे पूरी पंचायत ने, ग्राम पंचायत देवावास ने मेरे को सरपंच नियुक्त किया था। मैंने मेरे गांव का विकास किया। हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पैसा दिया। मेरे गांव के अंदर कई करोड़ रुपए मेरे गांव में लगाए। न मेरे इलाके का कोई मंत्री है, न मेरे इलाके का कोई लेना है, न कोई देना है। क्यों? विधायक है हमारी कांग्रेस की है, न कोई लेना। उन्होंने पैसा दिया, वो 2-4 पंचायतों, वही सफ़ेद कुर्ते पजामे वाली बात है। और जो पैसा पंचायत को दिया था बिल्कुल ईमानदारी से, जो पंचायत का जायज़ काम था, मैं इतना पैसा मेरे गांव में लगाया कि कोई सोच नहीं सकता। चलिए सर, कांग्रेस की जिस प्रकार किरण चौधरी जी का आपने सवाल कर लिया तो इसको कुछ आगे बढ़ाएंगे सर। लगातार 4 बार की यहाँ से विधायक हैं, 2004 से उनकी शुरुआत हुई इस क्षेत्र में, लगातार 2024 में उनके 20 साल पूरे हो जाएंगे। क्या कुछ विकास इस क्षेत्र के अंदर मानते हैं? किरण चौधरी बंसीलाल के परिवार से संबंध रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किरण चौधरी वही बात है, जो बगड़ बिल्ले हैं ना,
अभी मैं दूसरी भाषा में बताऊं आपको, वो अभी से तैयारी कर रहे हैं कि अगर किरण चौधरी की सरकार आ गई तो किसी को तो कह रहे तेरी पर्ची ले जाएंगे हम, किसी को कह रहे हैं तेरी गली बना देंगे, किसी को कह रहे हैं तेरे को दारू की दुकान दुआ देंगे। तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, चाहे हमारी तरफ से किरण चौधरी बनो, चाहे हमारी तरफ से, हम तो हैं बीजेपी की सरकार से बिल्कुल खुश हैं। चलिए 2024 में चुनाव आएगा सर, लोकसभा का, विधानसभा का, आप यहाँ से विधायक किसको चुनकर भेजना चाहते तो हो? चुनेंगे यहाँ पर जाए, अगर कोई मेरी आज माने तो मैं तो ये चुनूँ कि भाई ये हमारा जो खट्टर साहब है, मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा, इसको तो बैठा बना देना चाहिए ऐसे ईमानदार आदमी को तो, और ऊपर बना देना चाहिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। इसमें क्या शक है? अगर देश को बचाना है, अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है और इन लुटेरों को पकड़ने हैं, तो नहीं तो लुटेरे बहुत हैं भाई देश में। तो आप कह रहे हो कि 15-15 लाख को, यार लुटेरों ने देश को खा लिया, बता बहन, तो पाकिस्तान वालों की क्या हिम्मत है हमारे देश में आ जाए? हमारे ही लुटेरों ने देश को लूट रखा है। चलिए सर, जिस प्रकार आपने जिक्र किया कि 2024 में इनको बैठा ही बना देना चाहिए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के कुछ बयान है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे सवाल करता हूँ। नू मेवात के अंदर हिंसा चल रही थी सर, उस समय मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान आया था कि हर हरियाणा के व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, इसमें क्या कहना? बिल्कुल सही बात है, हर आदमी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, हमारी पुलिस भी सीमित है। ये नहीं है कि जिसको थोड़ी सी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो एक पुलिस का सिपाही यहाँ खड़ा होगा। हमारी जिम्मेवारी बनती है, पंचायत की जिम्मेवारी बनती है, गांव के मुखिया आदमी की जिम्मेवारी बनती है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेवारी बनती है, हर समाज को थोड़ा सा ठीक करना। और ये जो नूह की जो घटना हुई, ये बहुत एक दुखदायक घटना है, और ये शरारती तत्वों ने ये काम किया है। कोई हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे पास मुसलमान भी रहते हैं यहाँ पर, उनका यही पता नहीं हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। हमारे हर सुख दुख में वो साथ रहते हैं, हर त्यौहार आपस में मिल बैठ के बनाते हैं। यार ये तो एक बगैर काम की जो है कहानी बनाई गई है। देखिए सर, इस हिंसा में आप किसको दोषी मानते हो? किस प्रकार की ये हिंसा हुई? बहुत दुखद घटना ये थी, लेकिन किसको आप जिम्मेवारी मानते हो? मैं उन आदमी को जिम्मेवारी मानता हूं जो गौरक्षक के नाम से धर्म जाति में बांट करके और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, और वो हिंदुओं को भी बदनाम करते हैं। गौरक्षक कौन से हैं? या गाय इतनी घूमती हैं, इनको तो चारा डालने के लिए नहीं है, ये खुद तस्करी करवाते हैं, और नाम ले रखा है इन्होंने गौरक्षकों का। गौरक्षक तो खास है किसान, मजदूर और गांव के आदमी करते हैं। यार हम गाय को जो है ना हमारे खेत में चरती हैं, गांव में रहती हैं, पालतू हैं, वो पालते हैं। मुसलमान क्या गाय नहीं पालते बेचारे? तो ये दोषी जो थे, कुछ एक शरारती संगठन ऐसे थे, उन आदमियों ने ज़बरदस्ती मतलब इसको तूल दे दिया। आकि भाई हमारी कलश यात्रा नहीं, कौन रोक रहा है कलश यात्रा को? भाई यात्रा कोई भी हो, उसको कोई ये तो नहीं रोक रहा था कि भाई इस यात्रा को बंद कर दो। यार हिंदू अपना काम करो, मुसलमान अपना काम करो, कोई इनकी मस्जिद में रोक रहा है इनको बेचारों को बता दिया आवाज़ थोड़ी कम कर दो, कम कर दी। मुसलमान जो है हमारे देश के मुसलमान बिल्कुल अच्छे मुसलमान हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। यार एक साथ ये ब्याह शादियों के अंदर मैं सबसे ज़्यादा मुसलमानों के अंदर आया हूँ, और मैं मुसलमान से अच्छा साथी और मुसलमान से बढ़िया मैं मानता ही नहीं किसी को। जो पीछे नहीं हटता मुसलमान, किसी के साथ धोखा नहीं करता। बिल्कुल सर। अब जो कार्यक्रम चल रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी के जनसंवाद कार्यक्रम, अब कल 1-2 दिन पहले की, कल तो गलत बोल गया मैं सर, सॉरी, लेकिन 2 दिन पहले हिसार के अंदर एक गांव है गुराना, उसके अंदर मनोहर लाल खट्टर जी का जनसंवाद चल रहा था। गांव बाटोल की एक महिला थी, उन्होंने ये सवाल किया था सर से कि कहीं ना कहीं हमारे गांव में एक फैक्ट्री लगाई जाए, युवाओं को और महिलाओं को रोज़गार मिल सके। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चंद्रयान 4 में आपको भेजेंगे। ये कैसा जवाब था? एक नंबर का जवाब था। सोचने में एक किसी जवाब के 2 मतलब होते हैं। हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे मुख्यमंत्री की ये सोच है कि चंद्रयान में तो यार फैक्ट्रियाँ लगेंगी, इसमें क्या शक है? तेरे को नहीं पता इस चीज़ का? कल जो हमने इतना बढ़िया जो काम किया हमारे वैज्ञानिकों ने, तो यार चंद्रयान में तो जगह बढ़ाएंगे, यहाँ तो जगह कम होगी। तो ये तो खट्टर साहब ने बहुत अच्छी बात, इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? आगे आने वाले समय में चांद के ऊपर जितना भी कब्जा होगा वो हिंदुस्तान का होगा। ये खट्टर साहब की बात में मैं 110% सहमत हूँ। लेकिन इससे कहीं ना कहीं वो महिला तैयार भी है। अब खट्टर साहब को कह रही है कि कब जाएगा
4 जो चंद्रयान जाने वाला वो कब जाएगा, वो तैयार बैठी है, क्या कहेंगे? तैयार बैठी है तो समय लगेगा। अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी है तो उस टीम के अंदर शामिल हो जाती। जो वैज्ञानिकों की जो टीमें थी, जो कल्पना चावला वगैरह जो गई थी बेचारी, तो ऐसे नहीं को तू भी ट्राई मार ले, लेकिन 5 साल 10 साल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश का 2 बार हो रहा था, कम से कम 10 साल हो रहा है, तो चंद्रयान के अंदर हमारा आधे के ऊपर कब्जा होगा हिंदुस्तान का। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं जो 10वीं 12वीं या अनपढ़ व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं रोजगार जमीनी स्तर पर नहीं ले पाएगा? ज़मीनी स्तर के ऊपर रोज़गार है यार, कुछ रोज़गार के अंदर जो अनपढ़ हैं बेचारे काम कर रहे हैं। कौन कह रहा रोज़गार नहीं है? जो पढ़ा लिखा है, आइए अभी जो मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा था, पहला इतिहास है और मैं आपको लिस्ट दे दूंगा अगर आपको कोई शक हो तो। 40 बच्चे वो लगे जिनको सपनों में भी ये नहीं पता था कि इनका नंबर पड़ जाएगा, जिसमें खुद की मेरी एक बेटी शामिल है कलरक। कैसे कह दूंगा मैं ईमानदार सरकार नहीं है? कैसे कह देंगे ये सरकार बेईमान है? ये सरकार, अगर ये कांग्रेस सरकार होती तो इन 40 में से एक का भी नंबर नहीं पड़ता, ये कम ही नंबर नहीं पड़ता, वादे के साथ। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ, ज़्यादा टाइम वीडियो को होगा। एक लास्ट सवाल है, हरियाणा के अंदर ई टेंडरिंग का एक मुद्दा उठा था सर, बिल भी पास हुआ, वो सरपंच कहीं ना कहीं उस विरोध में भी हुए, सरकार के पंचकुला भी गए, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी सरकार ने उन पर किया। उस मामले में क्या कहना चाहते हो सर? देखो, मैं खुद जनप्रतिनिधि होने के नाते बता देता हूँ, सरकार और सरपंचों के बीच में वही अग्निवीर योजना वाली बात है यार, समझ नहीं पाए। ई टेंडरिंग में प्रॉब्लम क्या है? अगर ई टेंडरिंग हो, अरे वही बात है, सोना पिलंग के ऊपर है यार। काम का विकास करवाना है आपको, गांव का अच्छा काम करवाना है, सरकार उसकी मदद दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, सरपंच को एक सुपरवाइज़र है, सरपंच को तो ले लेना चाहिए, सरपंचों की भी गलती नहीं है। ठीक है, अब कुछ सरपंचों के सवाल आए थे कि भाई जो ना हम क्या करांगे, किसी ने बताया था कि भाई मैंने इतना पैसा क्यों लगाया। सरपंच बनता है गांव के विकास के लिए, गांव के काम के लिए, गांव का चौकीदार। अगर वो एक भी पैसा इलेक्शन में लगाता है तो मैं तो उसकी बड़ी बेवकूफ़ी समझता हूँ। क्या लगता है सर, जो पहले पॉलिसी चला करती थी 20 लाख वाली, वो गलत थी कहीं ना कहीं? पॉलिसी चाहे 1 लाख की और चाहे 20 लाख की, हर पॉलिसी बढ़िया थी, पहले भी बढ़िया थी। और ये पॉलिसी सरपंचों की नहीं, ये सरकार के अधिकारियों के ऊपर भी है, ठेकेदारों के ऊपर भी है यार। सबसे ज़्यादा तो इसका जो है ठेकेदारों के ऊपर दबाव है, जिसमें सरपंच भी शामिल है। आकि भाई सरपंच उसकी सुपरवाइज़र हो सरपंच, और गांव के मुखिया आदमी हो, गलत काम ना करने दे। तो ये सरकार की गलत नीति नहीं है, अच्छी है। ई टेंडरिंग का एक बार फ़ायदा उठा के तो देखना चाहिए। लेकिन कई सरपंच ये कह रहे हैं कि सर कोई भी ठेकेदार गांव में आएगा, काम करवाएगा, 2 महीने 3 महीने बाद वो काम हो जाएगा, उसको कौन संभालेगा, किसकी कौन जिम्मेवारी? अब मुझे ये बता, मैं पिछली योजना के अंदर सरपंच था, मैंने करोड़ नहीं पता, मेरी गिनती नहीं है, मैं आपको लिस्ट ला के देता, पहले बताते कई करोड़ के काम हैं। और कल अगर थोड़ी बहुत कमी होगी, मान लो कमी होगी, तो मैं तो ये कह दूंगा मैं तो अभी सरपंच नहीं हूँ, गाँव ने मेरे को सरपंच बनाया नहीं, भाई दूसरा सरपंच मेरा भाई है, मान लो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमने काम करें, और जब तक मैं 100 साल जीऊँ, 10 साल 20 साल, जब तक मेरी जिम्मेवारी है, अगर मेरे विकास काम में कहीं पर भी कोई कमी आ जाएगी तो मेरा कान पकड़ लेना, बगैर सरपंच भी मैं काम करूँगा। कैसे हो जाएगा? अच्छा काम होगा, क्यों ख़राब हो जाएगा भाई? हम खड़े होके कराएंगे, कैसे ख़राब हो जाएगा? चौधरी बंसीलाल ने नहर बना के गया था, या नहर कौन टूटी मारी बताएं? बंसीलाल तो एक्सपायर हो कई साल होगी। अरे चौधरी बंसीलाल ने ये पंप हाउस इटली से पता नहीं कौन सी योजना ले करके आया था, तो यो कौन खराब हुआ यार? उसको चलाने वाले छोड़ रखे हैं, देख रेख ठीक करोगे तो कैसे काम चलेगा? वही ये बात कर रहे थे कि भाई मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा ने बताया कि हर आदमी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। अरे नहर बनाने वाले ने बना दी, उसका काम हमारा नहीं है क्या? हम आम आदमी पानी लगाते हैं, हमारी भी तो जिम्मेवारी है ना उसकी देख रेख करना। सर सरकार की जिम्मेवारी नहीं मानते आपकी? एक जो हरियाणा का एक मुखिया है वो ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते। वही तो मैं बता रहा हूँ, कहने में करने में फ़र्क है। मुखिया कह रहा है कि अगर मैं ये कह दूंगा कि मैं मनोहर लाल खट्टर का काज आदमी मेरे कन आ जाए यार, पर मुख्यमंत्री हरियाणा का हर जगह पर एक आदमी हर जगह के ऊपर नहीं आ सकता मेरे भाई। वो हम सब की जिम्मेवारी है,
हम सब की जिम्मेवारी है एक दूसरे की मदद करना, प्रशासन की भी मदद करना। पुलिस क्या करेगी? कई व्यक्तियों ने ये सवाल जवाब भी इसमें किए थे सर, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी 20-20 कमांडो साथ में रखते हैं, हर व्यक्ति की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती, एक मंत्रियों की हो सकती है? तो भाई ऐसे है जो कहते हैं हर आदमी मुख्यमंत्री कितने हैं अपने हरियाणा में? अपने हरियाणा में कितने मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा में तो एक ही है सर। तो फिर एक मुख्यमंत्री को ही तो सुरक्षा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमारे स्टेट का मुखिया है। बयान पे कहा था सर, कहीं ना पर कहा था, मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक गांव का सरपंच बनाते हैं, अगर वो सरपंच उसकी सुरक्षा नहीं होगा, मैं सरपंच को भी मिलनी चाहिए, गांव को सरपंच का काम है। अगर किसी की कोई बात है तो सरपंच की ड्यूटी बनती है अपने गांव को संभालना, अपने भाईचारे के अंदर 5-4 बच्चों की एक कमेटी बना लेना। युवा बच्चे, हमारे गांव के अंदर युवा बच्चे हैं, हम रात को अपनी ड्यूटी देते हैं। क्या करेगी पुलिस? अगर कल चोरी हो जाएगी, किसी की गांव के अंदर भैंस निकलेगी, पुलिस आएगी। यहाँ पुलिस स्टेशन का तो शाम का लास्ट गांव है मेरा, पुलिस आएगी तो 1 घंटा लगेगा। क्यों नहीं हम 5 आदमी अगर नाइट ड्यूटी लगा लें, हर रोज़ अपनी विशाल टॉर्च और गांव में घूमते रहेंगे, कैसे चोरी हो जाएगी? ये मदद नहीं है गांव की, या पुलिस घूमती रहेगी गांव के अंदर? तो ऐसे जो मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए ना, उसने सही बताया, लेकिन लोग उसको तरोड़ मरोड़ करके न उल्टा करते हैं। गांव की सुरक्षा काम करो, घर की सुरक्षा, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार, उसकी सुरक्षा मैं करूंगा कि पुलिस करेगी कि मुख्यमंत्री आके थोड़ी करेगा? और जो आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता तो वो उसको अधिकार ही नहीं है। वो तो राशन नहीं खाता, चून नहीं खाता अपने घर पर, खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता। हमारे फौजी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चों की सुरक्षा पुलिस क्यों करेगी? हम करेंगे, उनके माँ हैं। कहीं ना कहीं एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री ये भी तो सर व्यक्ति हैं, इनकी अपने आप ये खुद भी कर सकते हैं। ये चुने हुए हैं भाई, एक वे तो कहीं ना कहीं सरपंच भी होते हैं। सुनो तो, सरपंच की रही, सरपंच के चारों तरफ सारा गांव में रहे, गांव के बीच में सरपंच रहता है, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसे तो हरियाणा ने मुख्यमंत्री बढ़िया, हरियाणा उनके आसपास रहता है। नहीं, हरियाणा जो मान ले एमपी, कितने एमपी हैं? एमपी सिर्फ जो है हरियाणा में 10 बनते हैं, बिल्कुल 90 एमएलए बनते हैं। इनकी सुरक्षा क्या है? जो अच्छा एमएलए बनेगा, ये हमारा एक एमएलए है, हमारे यो शशि परमार है, किरण चौधरी है, यार किरण चौधरी है, तो किरण चौधरी कौन सी सुरक्षा चाहिए किरण चौधरी को? कि हमारे इलाके की क्या दिक्कत है उसको? क्या करें? फिर भी कहीं ना कहीं गांव में आती है, सुरक्षा के साथ आती है सर। भाई कोई एक पुलिस वाला आ जाए तो क्या करना है? तो पुलिस की सुरक्षा की इनको ज़रूरत क्या है सुरक्षा की? अपने इलाके के अंदर ही अगर कोई आदमी डरेगा तो क्या फ़ायदा? फिर कौन सी सेवा करेंगे ये हमारी? इनको तो सुरक्षा इनकी हटा लेनी चाहिए, और जो मेन मुख्यमंत्री हैं और हैं जो उनके पास सुरक्षा है, बाकियों को इनको छोड़ देना चाहिए। गांव के अंदर घूमने के लिए काम करो, जाओ गांव में, देखो कोई किसी भाई की समस्या है तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा सिस्टम गलत है सर मेरे हिसाब से। ये तो भाई देखो सरकार की कोई पॉलिसी है, पहले से पॉलिसी है, और ये क्यों है? ये तो कांग्रेस के राज में शुरू करी थी यार। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद में इनकी लाल बत्तियां, नहीं तो इनके रिश्तेदारों का भी सिर के ऊपर भी लाल बत्ती बांध रखी थी, गाड़ियों के लाल बत्ती ने तो जीवना आराम कर रखा था। चलिए कोई नहीं, बता रहा हूँ। एक चीज़ और बताओ सर, इसीलिए तो बीजेपी का हम जो है गुणगान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी तो लोगों ने कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर करी, जो लोगों के काम नहीं कर पा रही थी, बीजेपी को क्यों लाया गया सर? इसीलिए देश में लाया गया, कहीं ना कहीं ज़्यादा विकास। मैं पुराना मुद्दा आपको बताता हूँ, याद शायद आप लोगों का नहीं होगा। मुझे ये बताइए, पहले एक, चाहे वो 6 बार आ रहा हो, चाहे वो उसका कोई वर्कर हो, उसकी गाड़ी लाल बत्ती, इन्होंने लाल बत्तियों वालों ने एम्बुलेंस वालों को भी जगह देना बंद कर दिया था। ठीक है, जब ये बीजेपी सरकार बनी, जब ये थोड़ा सा छीड़ करी है, तो भैया देख, मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने वो काम करे हैं, लेकिन जो आने वाले समय में उसका फ़ायदा होगा 1 मिनट में नहीं होगा। वो देसी घी वाला और शराब वाली बात है मेरे दोस्त, दारू का पौवा तो 1 मिनट में असर कर देगा, और देसी घी जाड्डे में खाएगा तो अगली साल ने गोड्डा का में उसमें फ़ायदा करेगा। वो या बीजेपी सरकार कर रही है। एक चीज़ और बताइए सर, जिस प्रकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बड़ी, भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक चीज़ करी है, जिस प्रकार एमपी एमएलए वहाँ हैं, उनकी कहीं ना कहीं पीछे की जो तनख्वाह होती थी, लगातार 2 बार बन गया तो 2 पेंशन, 3 बार तो 3, उनको एक ही पेंशन मिल रही है। क्या पूरे देश में नहीं होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए। भगवंत मान और जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल हैं,
हमारे इलाके के हैं वो बेचारे, शिवानी के। शिवानी के, तो वो बहुत अच्छा काम करे। वो तो हम खट्टर से भी हम निवेदन करेंगे और खासकर प्रधानमंत्री से करेंगे कि इनकी पेंशन तो बिल्कुल काट देनी चाहिए। अगर एक बार की पेंशन इनको मिले तो ठीक है, अगर इनको ना मिले तो क्या दिक्कत है। इन्होंने तो पहले इतना लूट लिया मामला है यार, इनके पास कोई पैसे की कमी थोड़ी कहीं है। ना कहीं उसमें सर सवाल उठाने में विपक्ष भी कहीं ना पीछे पड़ता है, क्योंकि विपक्ष के भी तो MP MLA वहाँ बैठते हैं। लुटेरे बहुत है मेरे भाई, वही तो मैं बता रहा। लुटेरे अभी जो ने ये देख रहे हैं कि इनकी लूट बंद कर दी बीजेपी सरकार में। लुटेरे बिल्कुल जो ने लाइन में लगे हैं, पर्ची नहीं चलती मेरे दोस्त, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, पर्ची की बात मैं नहीं कर रहा सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बीजेपी की तो भाई कई MLA MP ऐसे भी तो हैं, 10-10 12-12, कांग्रेस के भी हैं, सारे ही हैं वो। सुन ले, जो ऐसे आदमी उनकी पेंशन कट जानी चाहिए, उनको एक पेंशन मिल जाए। भगवत मान ने एक MLA था जिन्हें भ्रष्टाचार के अंदर पा गया था, तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर दिया। आम आदमी पार्टी भी ईमानदार है। अगर बीजेपी सरकार भी ये करती है, लेकिन थोड़ा सा अब की बार शुरू होगा ये काम। अगर कोई MLA हो, MP हो, मंत्री हो, कोई भी अगर थोड़ा सा भी गलत काम करता है तो जैसे पंजाब का मुख्यमंत्री भगवत मान, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जो काम करते हैं ना, ऐसे कर देना चाहिए इनको। जब ही तो भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हरियाणा होगा ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, फ्री की ज़्यादा पॉलिसी दे रहा है, हम तो यहाँ नहीं देंगे। आप कह रहे हो कि केजरीवाल भी ठीक है। सुनो, फ्री की रेवड़ी देना भी किसी के हाथ की बात नहीं है। केजरीवाल ने दोनों हाथ खुले कर रखे हैं, केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं है। और खट्टर साहब की भी ये बात जायज़ है कि यार वो फ्री की बात है, कि खट्टर साहब भी मजबूर है, थोड़ा सा खुले हाथ नहीं है खट्टर साहब के, ठीक है। हाईकमान की हाँ, अगर खट्टर को भी अगर पावर दी जाए तो खट्टर भी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है और ये महान आदमी है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को तो हमेशा के लिए स्टेट का मुख्यमंत्री रखना चाहिए, ताकि इलाके का विकास हो, हर जनता थोड़ी खुश हो। चलिए सर, हरियाणा की कुछ छोटी मोटी बातों, राजनीति बातों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जो उप मुख्यमंत्री जिसके हैं दुष्यंत चौटाला जी, पिछली बार बड़े ही जोश के साथ उभर करके यह पार्टी आई थी। भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं खिलाफ वोट मांगे थे, आज साथ में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। उनका कैसा चरित्र लगता है? वो पार्टी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में कहाँ खड़ी मिल सकती है? वो ऐसे है कि भाई ये राजनीति है, राजनीति के अंदर देख, हम राजनीति को इतना नहीं जानते, लेकिन राजनीति के अंदर हर चीज़ संभव है, ठीक है। ये दुष्यंत चौटाला ने कौन सा गलत काम कर दिया? पहले भी होता है। क्यों? कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार मिलकर बनाई थी, कभी बंसी लाल ने बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक राजनीतिक मामला है। इसके बारे में मैं तो इसके बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसी लाल, जैसे चौधरी सुरेंद्र सिंह थे, जो काम करता है वो चाहे सरकार के बाहर हो और चाहे सरकार के अंदर हो, काम करने वाली जो टीम होती है ना, एक टीम वर्क, वो काम करेंगे, लोगों का काम करते हैं। अच्छा काम चल रहा है, सरकार अच्छी काम कर रही है, हर स्तर के ऊपर अच्छा काम तो चल रही है सरकार। बिल्कुल सर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक और है हरियाणा में, जो आपके गांव में परिवर्तन यात्रा मेरे ख्याल में आई होगी, मेरी जानकारी में है। उनका क्या कुछ 2024 के चुनाव में आपको लगता है सर? अभय सिंह चौटाला जी आए थे, परिवर्तन यात्रा है। ओम प्रकाश चौटाला तो नहीं थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला, अब वो तो पब्लिक बताएगी, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ, जो काम करके दिखाएगा, लोग जो ने ठीक है काम की, अगर कोई गणना करेगा, कोई विकास के बारे में सोचेगा और पढ़ा लिखा आदमी अगर सोचेगा तो बटन दबाएगा, उस टाइम पर सब सोच लेगा वो। ऐसे तो यात्रा, ये हमारा प्रजातंत्र देश है, इसमें सबको अधिकार है भाई। लेकिन पीछे सरकार आपने देखी सर, जो चौटाला साहब की भी देखी, हुड्डा साहब की भी देखी, और भी पीछे चौधरी देवीलाल जी की, बंसी लाल जी की, भजन लाल जी की भी देखी। लेकिन जो पिछली अब जो वारिस हैं उनके, जो उनकी वारिस संभाल रहे हैं उनकी अगली पीढ़ी को, उनमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला और हुड्डा साहब और अब खट्टर साहब हैं। क्या लगता है सर, आप 2014 से पहले की अगर हम बात करें, कांग्रेस की और INLD की जिस प्रकार सरकार बनी है, उस समय कितने काम विकास हरियाणा में? अभी आपने ये बताया था कि इनके परिवार संभालना है, तो खट्टर का पिताजी शायद, मैंने तो मुख्यमंत्री नहीं देखा पहले हरियाणा का, ये तो आम आदमी था। लेकिन जो मैंने बात करी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की करी, हुड्डा साहब की करी, उनके कहीं ना कहीं पिताजी खूब राजनीति में रहे। अगर वो अच्छे काम करते, वो मैं आपको कांग्रेस की बताई, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो अच्छे काम करते तो यह नौबत नहीं आती।
अरे अगर मान ले चौधरी देवीलाल जब निकलता था ने तो लोग जो ने दिल्ली भी साइलेंस हो जाती थी। ठीक है, ये नौबत नहीं आती भाई काम करते तो। अभी चाहे कोई भी अपने भाषण करो, कांग्रेस कौन सी कांग्रेस के अंदर अपना हर आदमी का मड़ाई हुआ है। मैं आपको मड़ाई वाली बात बता रहा हूँ, हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है कांग्रेस में। बताओ कितना कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज़्यादा गुटों में भटकी कांग्रेस हरियाणा में। हम भी नारे लगा रहे हैं कि चौधरी वो मुख्यमंत्री बनेगी, हमारी बोल हल्के की है। अब कितने मुख्यमंत्री बनेंगे कांग्रेस के ये तो हमारे को पता है, लेकिन हमारे को इतना पता है बीजेपी का मुख्यमंत्री बिल्कुल ईमानदार और अच्छी छवि का मनोहर लाल खट्टर जी है। हमें तो इस चीज़ का तो पक्का पता है, और इनका पता नहीं भाई कौन बने और कौन ना बने। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। भाई साहब, गांव के अंदर क्या कुछ विकास चल रहे हैं, कैसे विकास गांव के अंदर चल रहे हैं? गांव में देखो, हमारे पूर्व सरपंच थे, उन्होंने भी बहुत काम करा। ये तो अभी सरपंच जो बने हैं वो भी भाई हैं, परिवार में भाई हैं, परिवार में ही हैं, भाई है। तो विकास कार्य बहुत हुए। पहले इतने काम कर दिए कि आज इतनी नौबत नहीं आ रही कि भाई सरपंच दौर जाकर खड़ा होना पड़े। इतना काम करे हैं, अच्छे काम हुए गांव। हाँ, काम बहुत अच्छे हुए हैं। और जिनको जो अपना कि 2 साल ज़्यादा भी मिली तो उन्हें अच्छा टाइम मिल गया जो सुधार का, बहुत अच्छा। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। एक और रिक्वेस्ट भी रहेगी सरकार से कि जो सरपंच है ना, कम से कम 10 साल होना चाहिए, ताकि वो है ना अच्छी तरह समझ सके और अच्छा पूर्ण विकास कर सके गाँव में। भाई साहब ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई साहब। भाई साहब, यहाँ से एमपी साहब हैं धर्मवीर जी, लगातार 2 बार लोकसभा में आपने भेजने का काम करा उन्होंने। पीछे कांग्रेस में भी रहे, उससे पीछे चौधरी देवीलाल जी के साथ भी उनकी अच्छी पारिवारिक संबंध भी अच्छे हैं। क्या कुछ विकास उनके द्वारा इस क्षेत्र में किया गया? भाई साहब सच्चाई तो यह है, 2 योजना एमपी बना के गाल दिया हमने। ये पिछली बार तो इसने अपने आप वोट ही नहीं मांगे। ये बोला मैंने कौन मेरा कहन मोदी ने दो कहन दे दियो, मत मांगू को नहीं वोट। यानी मोदी का नाम से इसको वोट मिल गया, ये एमपी बन गया। इसने कुछ नहीं किया, हमारे गांव के अंदर आया है नहीं तो सिर्फ 2-3 बार आया। एक परियोजना का भी इसने एक पत्थर भी नहीं लगाया कि हमने एमपी बना के गाला ये काम करते। मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मिल गया और एमपी बन गया। सेंटर की पॉलिसियाँ अपने चल रही हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में या स्टेट में ही। और उसको है ना जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बखूबी ग्राउंड पे बहुत अच्छा उतारा है। सबसे बड़ा ये है, सेंटर की जितनी पॉलिसी है ना उन्हीं पे काम हो रहा है। बाकी स्टेट की जो पॉलिसी है उनमें बहुत कम काम हुआ है, और स्टेट में ये पॉलिसी बनी भी नहीं है इतनी। और सेंटर की जो पॉलिसी है जिन पे काम चल रहा है और हुआ भी है, बहुत अच्छा हुआ है। चलिए भाई साहब, आपको जानकारी भी होगी जिस प्रकार एनडीए ने भी कई सारी पार्टियों को और शामिल कर लिया। एनडीए की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें जननायक जनता पार्टी एक हरियाणा में उनको भी शामिल किया। क्या लगता है 2024 में अगर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक इकट्ठी चुनाव लड़ेगी तो क्या लगता है चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से उठ सकते हैं उम्मीदवार, या फिर अजय सिंह चौटाला जी? एनडीए के अंदर ये शामिल हुए हैं बाकायदा, यानी अजय सिंह लगा लो या दिग्विजय सिंह लगा लो, एक सीट उनको मिलेगी, ये 2 कह रहे हैं। और भिवानी से ये चुनाव लड़ने के संकेत मतलब पहले पता चल जाता है भाई, और बिल्कुल जीतेंगे क्योंकि मोदी के नाम के वोट हो गए। कुछ खट्टर मनोहर लाल सरकार दुष्यंत की जोड़ी ऐसा काम कर रही है, उनके भी लोग फैन हुए, कटे हैं तो फैन भी हुए, काम हुए हैं तो करके बिल्कुल ही जननायक जनता पार्टी की टिकट पक्की है। जनता जो पार्टी है वो अपने युवाओं की टीम है और युवा उसको काफ़ी लाइक करते हैं, है ना। और उन्होंने खट्टर सरकार में रह के काफ़ी कुछ, क्योंकि पहला बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो कुछ बहुत अच्छा सीखा भी और बहुत अच्छा प्रदर्शन कराया भी है। पहली बार नहीं, चुनाव दुष्यंत चौटाला ने बहुत लड़े हैं, पहले भी लड़े हैं, एमपी भी बने, वो एमएलए भी पहले रहे हैं। जो अभी जो फिलहाल हैं जो दुष्यंती होंगे खट्टर जी के साथ है, खट्टर जी के साथ है, तो ये बीजेपी के साथ गठबंधन में आए हैं, पहली बार आए हैं। पहले भी थे, पहला ही चुनाव था दुष्यंत इसका जो दुष्यंत चौटाला जी पहले हिसार से एमपी भी रहे हैं भाई साहब, 1 मिनट, और एमएलए भी रहे हैं। वो आप कह रहे हो कि पहली बार चुनाव लड़के थे? जो अभी जो फिलहाल जो इतने ज़्यादा तो नहीं, जो मैं जानता हूँ उसके बारे में कह रहा हूँ। जो अभी खट्टर सरकार के साथ जो है दुष्यंत जी होंगे तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कराया। युवाओं की पार्टी है, युवा भी बहुत कुछ है, सीट कहीं ना कहीं से निकालेंगे।
चलिए भाई साहब, एक सवाल लास्ट है मेरा, बहुत ज़्यादा समय ले लिया। क्या अजय सिंह चौटाला जी को यहाँ से टिकट मिलती है भिवानी से, क्या लगता है सीट अपनी बचा पाएंगे? सीट बचा नहीं, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बड़े मार्जिन से जीतेंगे? हाँ, अजय सिंह चौटाला को अगर मतलब एनडीए की तरफ गठबंधन से मिलेगी ना तो। क्या लगता है सुरुति चौधरी जी, दान सिंह जी, यहाँ कुछ कांग्रेस के लीडर्स हैं जो टिकट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरुति चौधरी पहले एमपी भी यहाँ से रही भिवानी से, अगर उनको दोबारा टिकट मिलती तो कहीं फाइट नहीं लगती आपको? नहीं, कोई फाइट नहीं है जी। कोई फाइट नहीं? फाइट कैसे को नहीं, आपने बताऊं, जैसे इन्होंने गांव के अंदर 1 2 3 4 ऐसे दल्ले पकड़ लिए, जिससे अरे गांव की बात बताता हूँ, ये मेरे गांव की नहीं है, मतलब जो आवे कोई भी करे तो हम करा, हाँ हमने वोट दो, यानी अपने आप को श्रुति और किरण चौधरी मानने लगे। उससे गाँव में क्या होता है, थोड़ा कटता तो ये आप भी होते हो। और फिर कि मोदी ने काम भी ऐसे ही कर रखे हैं, यानी मैं यूँ नहीं कह रहा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की हिट टिकट है, अगर बीजेपी अकेली लड़ती है तो दौड़ में ही नहीं है। फिर क्या कारण? एक सेकंड रुकिए, अगर बीजेपी अकेले चुनाव जिस प्रकार 2019 में लड़ी, अच्छी खासी सीटें आई, 303 सीट से बहुमत पार हुआ, अब की बार क्या पैसा तैरने लगा, एनडीए को जोड़ना पड़ा, कई सारी पार्टियों को इकट्ठा करना पड़ा, कहीं ना कहीं डर तो है ही सर। वाह तो जी वाह कहावत होगी, बोले एक किनारा ऊपर सारी लोमड़ी कुत्ता पानी पीने लग गया ना जी, थोड़ा उन शेर ने भी नहीं हो सी, थोड़ी बहुत वो हो जाए, सारा एक डब हो गया ना जी। उन हो सी आप ही भी, जो आपका पुराना यार सिंह जैसे ताऊ देवीलाल पुराना साथी रहा है इनका पहले, मतलब ये अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, इनके साथ चुनाव लड़े है, तो जो अपने जो पुराने वो हैं उनके साथ ही ये आपका जो आता है, तो भाईचारे के हिसाब से ले रहे हैं, बाकायदा बिल्कुल बीजेपी की सरकार आएगी। बिल्कुल। अभय सिंह चौटाला जी को क्या मानते हैं 2024 के चुनाव में? वो एक जो जन्म दिवस बना रहे हैं 25 सितंबर को कैथल के अंदर, क्या कुछ लगता है 2024 में वो पार्टी क्या कुछ कमाल करने वाले हरियाणा में? बहुत बढ़िया है, बाकी अभी बढ़िया आदमी है, उसके पास और चेहरे नहीं है। अभी अच्छा आदमी, अभी अच्छा आदमी है, बढ़िया लीडर है, उस मतलब बढ़िया काम करता है, लेकिन उसके पास और चेहरे हैं ही नहीं, अकेला अभी क्या करेगा, यह बताओ आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। दोस्तों, जिस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा, हमने बहुत सारी सरपंच साहब से भी बातचीत करी, कुछ ग्रामीण हैं यहाँ उनसे भी बातचीत करी। दोस्तों, आपको क्या कुछ नज़र आता है इस वीडियो में? आप इस वीडियो को पूरा देखा है तो क्या कुछ आपको इस वीडियो में नज़र आया? इस वीडियो को दबा के शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।